Hello everyone, welcome to your channel. Today will we discuss about endocrine system और ये endocrine system एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक सिस्टम होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने endocrine system को स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमने ये बताया था थायराइड ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। और आज जो लेक्चर आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने थायराइड ग्लैंड्स का है एबनॉर्मलिटी कह सकते हैं कि डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया था और आज पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। एक्चुअल में यहाँ पर इसका दो पार्ट्स कंप्लीट होगा, एक तो इसके डिसऑर्डर्स है और सेकंड इसका जो होता है कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी। तो आज फिजियोलॉजी को फिनिश करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअल में हमने कल बताया था आपको कि जो थायराइड ग्लैंड्स होती है कुछ इस टाइप के आपको नजर आएगी, ठीक है ना। मतलब कि ये बटरफ्लाई शेप की आपको आपके ट्रैकिया के एरिया पर सिचुएटेड होती है, ठीक है। और इसमें टू लोब्स होती हैं, एक राइट लोब्स होता है, सेकंड लेफ्ट लोब्स होता है। और इन दोनों लोब्स को कह सकते हैं कि ज्वाइन करने का या बाइंड करने का एक टिश्यू पाया जाता है जिसको बोला जाता है इस्थमस। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जान लिया था, ठीक है। और ये ऊपर का एरिया लैरिंग्स होता है, नीचे का एरिया ट्रैकिया होता है। इतना आप समझ गए थे। तो यहाँ पर देखिए जो ये थायराइड ग्लैंड होती है इसके जस्ट हम अपोजिट अगर बात करेंगे, मतलब कि पोस्टेरियर पार्ट की अगर बात करेंगे, ये सामने से और जो दिख रहा है तो अंटेरियर पार्ट्स है और इसके बैक साइड जो दिखेगा तो पोस्टेरियर पार्ट्स है। तो इसके पोस्टेरियर पार्ट्स में ही थायराइड जो ग्लैंड है उसके जस्ट पीछे ही पैराथायराइड ग्लैंड का सिचुएशन होता है। आप इस इमेज से समझिए कि यहाँ पर देख सकते हैं आपको फोर ग्लैंड्स नजर आ रही है, कुछ आपको चने के जैसा शेप होता है ना, उस टाइप का ये नजर आ रही हैं। और ये पेयर में होती हैं, दो राइट साइड होती है और दो लेफ्ट साइड होती हैं। यहाँ पर ये चीज बता रहा है कि ह्यूमन बॉडी में फोर पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि थायराइड ग्लैंड के पोस्टेरियर पार्ट्स पर अपर एंड लोअर पोल पर सिचुएटेड होती हैं। आप देख सकते हैं कि एक ये आपको यहाँ से अगर हम इसका डिवाइडेशन कर दें तो ये ऊपर की ओर अपर पोल होगा और यहाँ से डिवाइडेशन करके नीचे की ओर देखेंगे तो इसका लोअर पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक ना, लोअर पोल। अब एक चीज समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर दो बताया गया है, एक सुपीरियर पार्ट्स बताया गया है और एक इन्फीरियर पार्ट्स बताया गया है। तो सुपीरियर पार्ट्स हम उसको बोलते हैं जो कि अपर की ओर होता है और इन्फीरियर पार्ट्स उसे बोला जाता है जो लोअर की ओर होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको हम क्लियर तरीके से पढ़ें तो इसका दो तरीके से है, दो लेफ्ट साइड्स हैं और दो राइट साइड्स हैं। तो इस पार्ट का है जो सिचुएशन रहेगा तो इसका कह सकते हैं कि ये राइट सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स होगा, ठीक है। मतलब कि ऊपर का राइट सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड रहेगा और इसका लेफ्ट सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे भी इसी तरीके से हो जाएगा कि राइट इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स और लेफ्ट इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको प्रोनाउंसिएशन करके या कह सकते हैं कि डिवाइडेशन करके पढ़ सकते हैं। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। क्लियर। इतना आप इसके बारे में समझ गए कि चार पेयर में प्रेजेंट होती है। अगर इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो 6x3x2 mm की होती है। मतलब कि 6 mm आपको इसकी जो होता है कह सकते हैं कि लंबाई रहेगी, 3 mm इसकी चौड़ाई और 2 mm इसकी जो होता है विड्थ नजर आएगी। क्लियर। तो इतना आप इसके बारे में समझ गए हैं तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे हम बात करेंगे इसके। ओके, इतना आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन समझ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके थोड़ी सी हिस्टोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। इस हिस्टोलॉजी में एक्चुअल में हम डायरेक्ट सेल्स के बारे में बात करेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड में दो तरीके से सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट है यहाँ पर चीफ सेल्स होती है, सेकंड ऑक्सीफिल सेल्स होती हैं। दो सेल्स प्रेजेंट होती है।
चीफ सेल्स पैरड हार्मोन्स का सिंथेसिस करती है, जबकि ऑक्सीफिल सेल जो होती है डीजेनरेटेड चीफ सेल्स की होती है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जो चीफ सेल्स होती है उसी का है डीजेनरेटिव पार्ट से ऑक्सीफिल सेल्स होती है, और चीफ सेल से पैरड हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीटीएच है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। These cells may secrete the hormones during the pathological condition called the parathyroid adenoma। ठीक ना, मतलब कि पैराथायराइड अगर एडिनोमा की कंडीशन होती है तो उस दौरान पर कह सकती हैं कि ये जो सेल्स होती हैं तो ओवर प्रोडक्शन करने लगती हैं, ठीक ना, हार्मोन्स का। द नंबर ऑफ ऑक्सीफिल सेल्स इंक्रीज द आफ्टर द प्यूबर्टी, मतलब कि उसी दौरान फिर क्या हो जाता है, प्यूबर्टी के दौरान अधिक मात्रा में इसका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये चीज आप समय अपने माइंड में रखिएगा कि दो तरीके से इसमें सेल्स प्रेजेंट होती है, एक ऑक्सीफिल सेल्स होती है, सेकंड यहाँ पर चीफ सेल्स होती है। ऑक्सीफिल सेल्स कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी, ठीक ना, और चीफ सेल्स कुछ आपको इस तरीके से पर्पल तरीके से नजर आएगी, और बीच में यहाँ पर एडिपोज टिश्यू मतलब कि फैट टिश्यू का डिपोजिशन भी होता है। क्लियर। तो क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा कि पूछ देगा कि पैरड हार्मोन्स किस सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि चीफ सेल्स के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पर पीटीएच हार्मोन्स के बारे में क्लियर तरीके से, कि पीटीएच हार्मोन्स का कैसे काम हो रहा है, किस तरीके से इसका अपने बॉडी में रेगुलेट हो रहा है, इस चीज को समझते हैं। तो पीटीएच मतलब पैरड हार्मोन्स, पैराथायराइड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स को पैरड हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है ना। और पैरड हार्मोन जो होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करके 9 to 11 mg पर डेसीलीटर रेंज में मेंटेन करता है। मतलब कि जो पैरड हार्मोन्स होता है तो यहाँ पर कैल्शियम का लेवल अगर बॉडी में कम हो रहा तो इसको क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होता है इसके रिगार्डिंग में कैल्शियम का, दैट इज कैल्सीटोनिन हार्मोन्स है, ठीक है ना। वो क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। मतलब कि इन दोनों जो हार्मोन्स होती हैं एक दूसरे से कोरिलेट होकर के ही वर्क करती हैं। सोर्स ऑफ सिक्रेशन की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो पैरड हार्मोन्स मतलब कि पीटीएच हार्मोन सिक्रेट बाय द चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक ना, मतलब पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है, अभी हमने बात कर लिया। केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो पैरड हार्मोन्स इज द प्रोटीन इन नेचर, मतलब कि ये प्रोटीन नेचर का होता है, हैविंग द 80 एमिनो एसिड, मतलब कि इसमें लगभग कह सकते हैं कि 84 एमिनो एसिड होती हैं, जो कि ये पूरे एमिनो एसिड से मिलकर के बनता है, इसलिए ये सॉरी इसलिए ये प्रोटीन नेचर का होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 9500 होता है, ये चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना, कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है पीटीएच हार्मोन्स का 9500, इतना याद रखिए क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है। पैरड हार्मोन्स का हाफ लाइफ पे अगर बात करेंगे प्लाज्मा लेवल पर, ठीक है, तो पीटीएच की हाफ लाइफ लगभग 10 मिनट होती है, इसके बाद ये डेथ हो जाता है। प्लाज्मा लेवल की अगर बात करेंगे तो लगभग 1.5 से लेकर के 5.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, मतलब कि जब आप इसका टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो 1.5 से लेकर 5.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर में नजर आएगा, ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। संथेसिस की अगर बात करेंगे तो पैरड हार्मोन्स इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रिकर्सर सेल्स कॉल्ड द प्रीपोपीटीएच कंटेनिंग द 115 एमिनो एसिड, मतलब इसका जो सिंथेसाइड हो रहा मतलब कि बन रहा हो रहा तो एक सेल्स के द्वारा होता है जिसको हम प्रिकर्सर सेल्स कहते हैं, और उस सेल्स का नाम होता है प्रीपोपीटीएच, जो कि 115 एमिनो एसिड को कंटेन करती है, मतलब लगभग 115 एमिनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। First of the prepopts enter the endoplasmic reticulum of the chief cells of the parathyroid gland, मतलब कि पैराथायराइड ग्लैंड की जो चीफ सेल्स होती है वहां पर एक और सेल्स प्रेजेंट होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पर फर्स्ट इसकी एंट्री होती है प्रीपोपीटीएच की। इट इज द कन्वर्ट इनटू द प्रो हार्मोन्स कॉल्ड द प्रोपीटीएच, मतलब कि जो प्रो हार्मोन्स होता है उसको हम प्रोपीटीएच भी कहते हैं।
जिसमें 96 एमिनो एसिड होती हैं। प्रोपीटियस इंटर द गोल्गी ऑपरेटर, जो प्रोपीटियस होता है ये फिर गोल्गी ऑपरेटस में इंटर करेगा और ये पीटीएस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इसका क्या हो रहा है, सिंथेसाइज्ड हो रहा है। ठीक है, इतना याद रखिए। मेटाबॉलिज्म की अगर बात करेंगे तो लगभग 60 to 70% पीटीएस जो होता है कुफर सेल्स के द्वारा डिग्रेडेटेड होता है। मतलब कि लीवर में एक सेल्स प्रेजेंट होती है, दैट इज कुफर सेल्स, और कुफर सेल्स के द्वारा ही 60 से 70% इसका डिग्रेडेशन होता है। जिसका और किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, जिसको हम प्रोटियोलाइसिस कहते हैं, ये प्रोसेस के द्वारा हो रहा। और लगभग 20 से लेकर के 30% इसका डिग्रेडेशन किडनी लेवल पर होता है। ठीक है ना। लेजर एक्सटेंड इन द अदर आर्गन, फिर ये अदर आर्गन में स्प्रेड हो जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ वर्क करता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर इसके हम एक्शन की बात करेंगे कि मतलब किस तरीके से ये वर्क को परफॉर्म कर रहा है, पैरेट हार्मोन से ब्लड में कैल्शियम और फास्फेट लेवल को दोनों को एक्शन करके रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है ना। एक्शन ऑन द बोन्स, एक्शन ऑन द किडनी, एक्शन ऑन द जीआईटी, तीन तरीके से ये कार्य करने का काम कर रहा है। मतलब कि बोन्स लेवल पे काम करेगा, किडनी लेवल पर काम करेगा और जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पर भी काम करेगा। एक्शन की अगर बात करेंगे पैराट हार्मोन्स में, तो पैराट हार्मोन्स बोन पर एक्शन करके कैल्शियम के रिसोर्शन से, ठीक ना, ये शब्द याद रखिएगा, रिसोर्शन को इंक्रीज करता है और बोन्स पर फास्फेट के डिपोजिशन को डिक्रीज कर देता है। क्लियर। जिसमें से ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ठीक ना, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट, ये सभी क्या हो रही हैं, परफॉर्म हो रही हैं। रिजॉर्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन अकर इन द टू फेज, अब इसका जो रिजॉर्शन हो रहा है टू फेज में होता है। एक तो रैपिड फेज में होगा और सेकंड यहाँ पर स्लो फेज में होगा। मतलब कि रैपिड तरीके से तेजी तेजी से भी हो सकता है और स्लो मोशन में भी हो सकता है। ठीक है। किडनी की अगर बात करेंगे, किडनी में किस तरीके से काम कर रहा है, पैरेट किडनी में कैल्शियम और फास्फेट के, कह सकते हैं यहाँ पर, रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। मतलब कि किडनी में प्रेजेंट है नेफ्रॉन और नेफ्रॉन में प्रेजेंट है डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स से, तो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स में रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है ना। और पीटीएच आल्सो इंक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ द 125 डी हाइड्रो कोल कैल्सीफिरॉल। मतलब कि यहाँ पर एक कह सकते हैं कि विटामिन डी का एक्टिवेशन फॉर्म होता है, एक्टिव फॉर्म होता है, जिसको हम D3 भी बोलते हैं, या कि 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरॉल। ठीक है ना। और इसको क्या कर देता है, वहां पर एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण ये किडनी में एक्शन परफॉर्म होता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर है जीआईटी ट्रैक्ट। जीआईटी ट्रैक्ट में अगर हम बात करेंगे तो पैराड हार्मोन्स इंटेस्टाइन से कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, कैल्शियम के लेवल को। कैसे, जैसे आप डाइट के रूप में कैल्शियम को इनटेक करेंगे, ठीक है ना, इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहां पर इसके अब्जॉर्प्शन हो करके इंक्रीज लेवल पर आएगा। अब यहाँ पर हम जो आपको बात की है कि विटामिन डी का है जो एक्टिव फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं 125 डाई हाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफिरॉल। ठीक है। तो इसका एक्टिवेशन कैसे होता है, अपने बॉडी में इसका एक्टिवेशन कह सकते हैं कि तीन चार तरीके से होता है। इसको याद रखिए, कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगर आपको सोर्स के रूप में क्या मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, ठीक है ना, सोर्स के रूप में अगर सनलाइट मिल रही है तो वहां पर 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, जिसमें से कोल कैल्सीफिरॉल, इसको हम विटामिन डी भी बोलते हैं। इसका क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन D3। विटामिन डी का है इनएक्टिव फॉर्म होता है कोल कैल्सीफिरॉल। क्लियर। और कोल कैल्सीफिरॉल अगर लेवल पर सोर्स के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना, जहां पर पैराट हार्मोन्स वर्क करेगा, तो वहां पर कोल कैल्सीफिरॉल मतलब कि विटामिन D3 रहेगा, ठीक ना। लेकिन इसको इनहिबिशन करके यहाँ पर क्या करता है कि जो 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरॉल होता है, इसको इनहिबिट करके ये विटामिन D3 को इंक्रीज करेगा। ठीक है। किडनी लेवल पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरॉल रहता है। ठीक है। और इंटेस्टाइन की अगर बात करेंगे तो इसमें भी 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरॉल ही वर्क करता है। लेकिन ये सभी मेंटेन एक दूसरे के रिलेटेड ही
कोबर की तरीके से काम करती हैं। क्लियर? तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, दैट इज पैरट हार्मोन्स। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में आपके साथ। थैंक यू सो मच।